किस्से गलियारों के पेश करते हैं गुरबख्श सिंह की लिखी कहानी मुबीना या सकीना। गांव के एकमात्र पक्के मकान के पिछवाड़े से एक मर्द और औरत चोरों की तरह आगे पीछे देखते हुए निकले। सामने सूरज ढल रहा था। उसकी सीधी किरणें उनके मुंह पर पड़ रही थीं। मर्द देखने में युवा और बलवान था, औरत सुंदर और पतली, पर दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। एक दो क्षण वे दूसरी ओर से आ रही आवाज़ों को सुनने के लिए रुक गए। फिर वे सरसर करते ईख के खेत में घुस गए। इस खेत के एक और मुंडेर पर लसूड़े का पेड़ था। ये जैलदार हासम अली का बेटा कासम और उसकी बहू जीनत थे। जैलदार हासम, उसका कबीला और गांव के बहुत से लोग लगभग 2 घंटे पहले गांव खाली कर गए थे। आज तक जैलदार ने बड़े हौसले से काम लिया था। अफवाहें उड़ रही थीं कि उस गांव पर हमला हो गया है और इस गांव पर हमला होने की आशंका है। एक घोड़ी वाला उस कुएं पर कह रहा था कि लुहारों की सभी झुग्गियां जल गई हैं। जैलदार कहता, सब अफवाहें हैं, हौसला रखो। नए नगर का सरदार मेरा दोस्त है, वो हमारे बच्चे बच्चे गांव में सुलाने के लिए तैयार है। पर आज सुबह जब जैलदार उससे तसल्ली लेने के लिए गया तो सरदार कुछ चिंतित नजर आया। उसके पास बैठे सरदार को कुछ सिख उठाकर परे ले गए। उसके कान में भी कुछ भनक सी पड़ गई। सरदार जी, धोखा नहीं खाना। भसीनो आया ने जत्था बना लिया है और वो किसी की नहीं सुनता। गांव वापस लौटकर जैलदार ने बड़ी मस्जिद से एक सभा की और गांव खाली कर देने का निर्णय लिया। सारे गांव में विलाप होने लगा। रोते धोते लोगों ने गठरियां बांधी। सिख बच्चों के साथ खेलते बच्चों को डरा धमका कर घर वापस लाया गया। किहरू ने शराज की बाह पकड़ ली। नहीं ताई, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। शराज की माँ ने यह कहते हुए कि इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है, बेटे की बाह छुड़ा ली। अफरा तफरी में चीजें उठा पटक कर, कुछ अपने हमसाये के सुपुर्द कर दरवाजों को ताले लगा, पशुओं की पीठ पर पुरानी रजाइयों को फेंक सब लोग अपने घरों से निकल गलियों में इकट्ठे हो गए। गांव की आत्मा अपना शरीर छोड़ रही थी। अपने मकानों की दीवारों की ओर देख देख बूढ़े विलाप कर रहे थे। हासम जेलदार की आंखें भी भर आई थीं। वो अपने बेटे को पीछे रहने से मना कर रहा था। आप बिल्कुल चिंता न करें, कासम ने कहा था। जीनत कुछ बीमार है और बहुत घबराई हुई है। मुबीना को उठाकर उससे चला नहीं जाएगा। साथ ही मैं सारी खबर लेकर आऊँगा। दूर से जत्था आता हुआ देखकर मैं जीनत को घोड़ी पर बैठा नदी पार करके आपसे आ मिलूंगा। कई और जवान भी पीछे रह गए थे। क्या पता जत्था नहीं आए, नए नगर का सरदार जत्थे को रोक ही ले। ऐसी स्थिति में वे सारे गांव को वापस ले आएंगे। वतन छूट रहा था, कुएं खेत छूट रहे थे, मैदान छूट रहे थे। जहां की मिट्टी में बचपन के साथियों के साथ खेतों में काम करते करते कंधे छिल गए थे, अविस्मरणीय यादें बनी थीं। बेर के पेड़ छूट रहे थे। बचपन में चोरी से खाए बेरों की मिठास अब कहाँ मिलेगी। अपने कुएं के पास से निकलते हुए इब्राहिम की बहू की सिसकी निकल गई। अभी नई रेहट की बाल्टियां लगवाई थी, 20 रुपए लगाकर नई शहतीर बनवाई थी। वे बार बार घूमकर अपने गांव को, खेतों की मुंडेरों को, बाड़ों को देख रहे थे। उनकी नज़र इन पर थम कर रह जाती। पलक झपकते ही सब कुछ लुप्त हो गया। परदेश की ओर बढ़ता शोकग्रस्त काफिला गांव की सीमा पर बैठ गया। उधर नए नगर से खेतों में से आकर कोई उन्हें बता गया कि जत्था भट्टे तक पहुंच गया है। कासम अपने अस्तबल की ओर भाग कर गया, पर घोड़ी वहां नहीं थी और दूर से, काफी दूर से चमकती तलवारें उसे नजर आ रही थीं। जीनत, जीनत, उठाओ मुबीना को, कोई गोली खोल कर ले गया है। जल्दी करो, घर के पिछवाड़े ईख के खेत में छिपने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ईख के खेत में घुसे थे कि जत्था गांव में पहुंच गया। मुंडेर के पास से भागते निकलते कई लोगों की आवाज आई। ये अपने ही होंगे, नदी की ओर भागकर जा रहे हैं।
कासम ने कहा। इतने में गांव से ऐसे शोर आने लगा जैसे वहां आसमान टूट पड़ा हो। शोर उनके पास आता जा रहा था। ईख के खेत में बहुत उमस थी। मुबीना अभी उठी नहीं थी, पर करवटें लेने लगी थी। बड़ी मुसीबत है, ये रो पड़ेगी और जत्था अब हमारे घर पहुंचा कि पहुंचा। धड़ धड़ाते हुए दो घुड़सवार मुंडेर के पास से निकल गए, जैसे कि किसी के पीछे भाग रहे हों। जीनत जागने से पहले ला, मैं मुबीना को लसूड़े के नीचे लिटा आऊं, वहां ये सोई रहेगी और जब जत्था निकल जाएगा तो उसे उठा लाऊंगा। मन नहीं मानता, हड्डी की तरह इसे कैसे फेंक दूं? जल्दी करो, इसका और हमारा भला इसी बात में है। अगर ये जाग गई तो हम सब मारे जाएंगे। गांव में गोली चलने की ठाएं ठाएं आवाज आई। मुझे दे दो, 1 मिनट भी न सोचो। जीनत ने मुबीना का मुंह चूमा और कासम ने जल्दी से उसके हाथों से लड़की को उठा लिया और खेत से बाहर आकर उसे लसूड़े के नीचे लिटा दिया। कासम का ध्यान सोने की जंजीर की तरफ गया जो कासम की माँ ने मुबीना के गले में डाली थी। उसने पहले सोचा कि जंजीर को उतार ले, फिर ख्याल आया कि यदि मुबीना को छोड़ना पड़ा तो जिसे जंजीर सहित मुबीना मिलेगी उसके सिर पर भार नहीं बनेगी और वो उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। और कासम जीनत के पास आ गया। उसी समय उनके घर में से आवाज़ें आने लगीं। मेरे पीछे पीछे, पौधों को बचाकर, जरा भी आवाज़ ना हो जीनत, तुम चली आओ। आवाज़ों से घबराकर वे खेत के दूसरी ओर चले गए। हाय, मुबीना रो पड़ी होगी। जीनत रुक गई। मुबीना, अल्लाह को सौंपो, चलो आओ, रुकने का समय नहीं। वे पौधों से बचते खेत के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उमस से जीनत के प्राण मुंह को आ रहे थे। तुम जरा यहाँ रुको, मैं मुंडेर से देखा हूँ। अंधेरा फैलने लगा था। न जीव न जंतु, पक्षी घोंसले की ओर लौट रहे थे। जिस रास्ते से वो पिछले 8 सालों से दूसरे गांव पाठशालाएं जाया करते थे, वो आज उसे मौत सा भयानक लग रहा था। जिस कुएं पर जीनत की डोली पिछले साल उतरी थी, आज खाने को आ रहा था। ऊपर से बादल गरजने लगे। भीनी भीनी फुहार हवा से उड़ती उसके अधरों पर पड़ी। प्यास लगी तो उसे एहसास हुआ कि मुबीना सारी रात भूखी रोती रहेगी। जब अंधेरा गहरा गया, जीनत और कासम नदी की ओर चल दिए। मुबीना को लाना कठिन हो गया। 5 बीघे की जमीन पर उसने अपने खून पसीने की मेहनत से फसल बोई थी। नदी पर बहुत भीड़ थी। नाव एक ही थी। मल्लाह जबकि मुसलमान थे, पर पार जाने के 20 रुपयों से कम पर तैयार नहीं हो रहे थे। औरतें गहने उतार उतार कर दे रही थीं। 2 अपने पतियों से बिछड़ी औरतें गिड़गिड़ा कर हार गई थीं। जीनत ने 2 चूड़ियां बाह से उतार कर कासम को दी। कासम ने शेष दोनों भी उतरवा कर जेब में डाल ली और मल्लाह को ताकते हुए कहा, ओ मियाँ, कुछ तो खौफ करो। आपको अच्छा लगेगा यदि ये जवान औरतें दुश्मनों के हाथ आ जाएं? 2 चूड़ियां 100 रुपये से कम नहीं हैं। मल्लाह कासम के रौब में आ गए और किश्ती को भरकर दूसरे किनारे ले गए। वहां से बॉर्डर 1.25 मील था। बीच में आबादी नहीं थी। सारी रात बरसात कभी होती कभी थम जाती। लसूड़े के चौड़े पत्तों पर बरसात की बूंदें इकट्ठी हो गई थीं। हवा चलती तो बूंदें मुबीना के मुंह पर पड़तीं। रोते अधर लिप लिप करने लग पड़ते। कई बूंदें छोटे से मुंह में चली जाती। कभी रोती, कभी पानी की बूंदों से लिप लिप करती, कभी थक कर सो जाती। इसी तरह रात बीत गई। सूरज की पहली सुनहरी किरण जब मुबीना के मुंह पर पड़ी, उस समय वो हाथ पैर मार रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके फिरोजी कपड़ों पर सोने की जंजीर चमक रही थी। रात को जत्था बड़ी और कीमती चीजें उठाकर चला गया था। सुनसान गांव की भयावहता लुटेरों को भी डरा रही थी। दिन होते ही वे फिर लौट आए। उजाड़ स्थान फिर बस गया, पर यह लोगों का बसना निराला था।
संदूक तोड़े जा रहे थे, ताले टूट रहे थे, नरम स्थानों को खोदा जा रहा था। जीनत के मकान की ईख के खेत की तरफ वाली खिड़की खुली। किसी ने खिड़की में से झांक कर देखा। सरसर करती ईख, बरसात से नहाए लसूड़े के हरे पत्ते, और ये क्या, कोई कोई बच्चा छोटा सा चीखता चिल्लाता। देखने वाला जल्दी से कोठे से उतर लसूड़े के पास आ गया। किसी को अपनी ओर देखता देख मुबीना एकदम चुप हो गई। उसकी पलकों से आंसू टपक रहे थे और कपड़ों पर जंजीर लटक रही थी। देखने वाला बहुत खुश हुआ। उसने झुककर बाहें फैलाईं। मुबीना ने होंठ सिकोड़ लिए, जैसे उसे आदमी पर भरोसा न हो रहा हो। आदमी ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियों से प्यार किया। मुबीना अब मुस्कुरा पड़ी। आदमी ने उसके गले से जंजीर उतार कर फेंटा से बांध ली और उसे गोद में उठा वापस आ गया। उसका साथी भी जो कुछ उसे मिला था उससे खुश हो रहा था। हासम का घर भूरा पूरा था। मुझे छुट्टी दे दो सरदार जी, मुझे बहुत कुछ मिल गया है। क्या मिला है? उसने गोद में मुबीना को देख लिया। इससे तेरा पेट तो नहीं भरेगा, मार ले 2-4 हाथ, अब समय है, फिर पछताओगे। नहीं सरदार जी, आप मुझे जाने ही दें, अब किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा। ये पता नहीं कब की भूखी है। लड़की है? जी हाँ, लड़की है। तब तेरी मौज हो गई। जरा दिखा, कासम की होगी। मैं फिर जाऊं? तेरी मर्जी। समय अच्छा था, चंगड़ी के लिए कुछ कपड़े ही ले जाते। मेरी चंगड़ी को तो तुम जानते ही हो, मुझे तो काट कर खाती है कि मेरे ही बुरे कर्मों के कारण उसके बच्चा नहीं हुआ। कपड़ों से वो इसको अधिक चाहेगी। जाओ, इसे ले जाओ और घोड़ी हमारी हवेली पे बांध देना। वो चंगड़ मानावाल के एक जमींदार का साथी था। उसकी सहायता से जमींदार ने कई चोरियां की थीं और 4 दिन पहले जब सब मुसलमान उसके गांव से चले गए थे, उसने उसे जाने नहीं दिया था। कोई देखे तो सही तेरी तरफ। चंगड़ी ने दरवाज़ा खोला और बिना चंगड़ की तरफ देखे वो घूम गई। सांकल लगाकर चंगड़ ने कहा, पूछती नहीं मैं क्या लाया हूँ? लाया होगा कोई बड़ा खजाना जिसके साथ तेरी सारी उम्र गुजर जाएगी। चंगड़ी ने अब भी बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसे ही बड़बड़ करती रहोगी या देख तो सही। और उसने मुबीना के मुंह से कपड़ा हटा दिया। हाय, मैं मर जाऊं। चंगड़ी ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, इसकी गरीब माँ को किसी अत्याचारी ने मार दिया है। मुझे कुछ पता नहीं। जैलदार के घर के पिछवाड़े लसूड़े के पेड़ तले पड़ी थी। फिर फेंटा से जंजीर निकाल कर बोला, ये इसके गले में पड़ी थी, देखकर कोई जले नहीं, इसलिए इसे फेंटा में छिपा लिया था। चंगड़ी ने मुबीना को गोद में उठा लिया, मुंह सिर चूमा, भगवान को लाख धन्यवाद दिया। जंजीर उसे भूल ही गई। तू भूखी होगी, बहुत भूखी। सारी रात तूने कुछ नहीं पिया। थोड़ा सब्र करो, तेरे कारण ही गाय भी मिल गई है। कल तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तुम इसे जरा पकड़ो। चंगड़ी ने कपड़ा भिगोकर उसके मुंह में दूध डाला। वो काफ़ी दूध पी गई। अपने कपड़ों से उसका मुंह पोंछते हुए चंगड़ी ने कहा, नबी रसूल के मार्ग निराले हैं। मेरे पेट को फलता था। खुदा का लाख शुक्र, अब मेरे साथ ही रहना, कहीं और न जाना। चंगड़ और चंगड़ी के दिन मुबीना को लाड़ प्यार करते बीत गए। खुदा की इस कृपा के सामने पुराने दुख वे भूल गए। चंगड़ी ने चंगड़ को फिर राजी कर लिया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा। 2 पेट कोई भारी नहीं, इतना तो मैं अकेली कर सकती हूँ। पर अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीत पाए थे कि गांव में उनके बारे में बातें होने लगीं। पाकिस्तान से उजड़कर आए कई लोगों ने गांव में पनाह ली। वे किसी मुसलमान को देखना क्या, उसका नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन उनका सरदार घर आकर कहने लगा, मौलुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पर मेरा वश नहीं रहा। आपकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा यही है कि तुम तैयार हो जाओ। रात रात में मैं आपको सीमा पार करा दूंगा। जैसा आप कहें, आपके आसरे ही बचे हुए हैं। पानी गतल्ले से उतरता जा रहा देखकर ही मैंने ऐसा कहा है, नहीं तो मोलू को क्या मैं भेज देता।
हमारे माई बाप हैं आप। आज ही चले जाओ, कल पता नहीं क्या हो जाए। रात अंधेरी है, नाला भी सूखा है, उसमें चलते हुए किसी को दिखेंगे भी नहीं। पर यह लड़की आपको यहाँ छोड़नी पड़ेगी। चंगड़ी ने मुबीना को छाती से लगा लिया, जैसे चंगड़ी की सांस रुक गई हो। बोली, न सरदार जी, ऐसा न कहें। जो सुगंध इसके छोटे छोटे हाथों में है वो मेरे प्राणों में समा गई हैं। आपके भले के लिए ही ऐसा कहा था। 6 मील चलना होगा। किसी जगह भी अगर ये रो पड़ी बच्चा है, सभी मारे जाओगे। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। लुटेरे तो राह ही देख रहे हैं। जो भी हो, मर गए तो मर गए, लड़की को मैं नहीं छोड़ सकती। जैसी आपकी मर्जी, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा। खाने पीने के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता था। कोई बाहर की तरफ देखता भी नहीं था। सरदार और मोलू ने ठाठे बांध लिए और लाठियां हाथों में ले लीं। चंगड़ी ने मुबीना के लिए दूध बोतल में डाल लिया। नाले में वे चलते जा रहे थे। राबी के कुछ इधर ही मुबीना रो पड़ी। उसी समय उस पार से आ रही घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मौत आ रही हो। मोलू और चंगड़ी घबराकर एक दूसरे के कंधे से लग गए। सरदार को कुछ सूझा। उसने झट मुबीना को चंगड़ी से ले लिया और उन दोनों को इशारे से बैठ जाने के लिए कहा तथा खुद नाले के ऊपर चढ़ गया। घोड़े वालों ने ललकारा। ठाटा खोलकर सरदार ने कहा, कोई पराया नहीं, मैं ही हूँ। कौन? जैल सिंह? ये क्या उठाया हुआ है? आया तो था किसी शिकार के पीछे। सुना था कोई मोटी आसामी भाग रही है। यही सुनकर तो हम आए थे, पर सीमा तक तो हमें कोई मिला नहीं। गए तो हैं, जरूर गए हैं। ये बच्चा इसके रोने से डरते हुए फेंक गए हैं। घोड़े वाले गांव की ओर चले गए। सरदार ने चंगड़ी को दिलासा दिया और कुशलता से उन्हें सीमा पार करा दी। दूसरे दिन वे लाहौर पहुंच गए। धक्के खाते वे शरणार्थी कैंप पहुंच गए। चारों तरफ सिसकियां और आंसू थे, पर चंगड़ी खुश थी कि खतरा टल गया। लड़की के माँ बाप बचे नहीं होंगे। जीते जी कौन माँ लड़की को इस तरह फेंकेगी। पर उनके कैंप से सिर्फ 4 घर दूर मुबीना की माँ पागल हो रही थी। कोई डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपना गला दबाती और कहती, माँ नहीं, मैं डायन हूँ। कहीं रो ना पड़े, हम मारे न जाएं, मैं उसे जिंदा फेंक आई। गीदड़ खा गए होंगे, घोड़ों के पैरों के नीचे आ गई होगी। छोटे छोटे खुशबूदार हाथ कुचले गए होंगे। वो भूखी मर गई होगी। उसे किसने दफनाया होगा? उसका विलाप किसी ने सुना नहीं जा रहा था। उसका भाई सरकारी अफसर था। उसने डिप्टी कमिश्नर से एक फौजी ट्रक का परमिट लिया और खुद हिंदुस्तान जीनत के ससुराल के गांव गया। वहां से इतना ही पता चला कि मोलू चंगड़ मुबीना को मानावाल ले गया था। मानावाल से खबर मिली कि वो शेखुपुरा अपने साड़ू के पास जाने की सोच रहा था। लाहौर लौटकर उन्होंने शेखुपुरा जाने की सलाह बनाई। जीनत ने पागलों की तरह जिद की कि वो भी साथ चलेगी। समझाने पर भी वो न समझी। आखिर उसे साथ ही ले जाना पड़ा। मोलू ठीक शेखुपुरा सादक के पास ही गया। पता तो मिल गया, पर न तो चंगड़ी और न ही मुबीना उसके घर मिले। उसने कहा वे कहीं बाहर गए हुए हैं। मोलू को थाने में पकड़कर लाया गया। उसने इतना ही बताया कि लड़की को वे लाए जरूर थे, पर भूखी होने और दूध न मिलने के कारण वो हिंदुस्तान से आते हुए रास्ते में ही मर गई। जल्दी में वे जितनी कब्र खोद सके खोद कर उसे दफना आए। न मार और न लालच उससे कुछ बकवा सके। दूसरे दिन पुलिस चंगड़ी को भी पकड़ कर ले आई। चंगड़ी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने भी चंगड़ वाली कहानी दोहरा दी। चंगड़ की कहानी सुनकर जीनत का दिल टूट गया। चंगड़ी ने जबकि बात वही कही थी, पर उसका मुंह देखकर जीनत बिल्कुल निराश नहीं हुई। उसने कहा वो चंगड़ी से अकेले में कुछ पूछना चाहती है। कमरे में अकेले जब जीनत ने चंगड़ी के चेहरे के हाव भाव देखे तो उसके मन में भी वो समय याद आ गया जब मानावाल के सरदार ने उन्हें लड़की छोड़ जाने के लिए कहा था। शायद उसके छोटे छोटे हाथों की खुशबू इसके प्राणों में बसी हो। चंगड़ी ने सोचा,
पर अपनी कमजोरी पर काबू पाकर वो जीनत के सवालों के झूठे उत्तर देती गई। तू सच कहती है उसे तूने अपने हाथों से दफनाया था? हाँ बीबी, मैंने इन्हीं पापी हाथों से उसे पे मिट्टी डाली थी। उसके गले में एक सोने की जंजीर थी, जीनत ने कांपती आवाज में पूछा। चंगड़ी ने जेब से जंजीर निकालकर जीनत को पकड़ा दी। ये आपकी अमानत है बीबी। जंजीर देखकर जीनत दहाड़ मारकर रोने लगी। सभी अंदर आ गए। जंजीर जीनत के होठों से लगी हुई थी और वो बेहोश पड़ी हुई। अब थानेदार को भी यकीन हो गया कि चंगड़ सच्चे हैं। सोने की जंजीर से 5 महीने की लड़की उनके लिए कीमती नहीं थी। दोनों को छोड़ दिया गया, पर वे वहीं खड़े रहे और सभी जीनत को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर भी पहुंच गया। उसे सारी कहानी सुनाई गई। चंगड़ी का जिक्र आते ही उसने चंगड़ी को देखना चाहा, पर चंगड़ और चंगड़ी हर एक को अपने रास्ते का कांटा समझ चुपचाप चले गए थे। डॉक्टर ने देखा भाला, सांस ठीक थी, नब्ज ठीक थी। दंदल की चिंता नहीं है, इसी तरह कुछ देर लेटी रहने दो, शायद अपने आप ये कुछ बोले। उसके इलाज के लिए संकेत मिल सकता है। 20 मिनट वो उसी तरह पड़ी रही। बेहोशी में वो कुछ नहीं बोली। अब डॉक्टर सलाह कर रहा था कि कुछ सुंघाकर उसे होश में लाया जाए। तभी एक तरफ से चंगड़ी ने चुपचाप प्रवेश किया और बच्चा जीनत की छाती पर लिटा दिया। कासम ने चीखते हुए कहा, मुबीना! एकदम सन्नाटा छा गया। मुबीना को कमर से अभी चंगड़ी ने पकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जीनत के गालों पर रख दिए थे। डॉक्टर ने मुबीना को जीनत की छाती पर भार समझकर उठा लेने के लिए कहा। नहीं, मैंने ज़्यादा भार अपने हाथों पर रखा हुआ है, चंगड़ी ने कहा। इसके हाथों की खुशबू उसके नाक में चली जाने दो। जंजीर में से उसके गले की खुशबू सूंघकर ही वो बेहोश हुई है। सचमुच जीनत ने आंखें खोल दी और खुद पर कुछ प्यारा सा महसूस करके वो नीम बेहोशी में बुदबुदाई। कौन कौन? ये किसकी खुशबू? ये किसके हाथ? तेरी मुबीना, कासम बोला। नहीं, ये मेरी सकीना, चंगड़ी ने कहा। जीनत ने मुबीना का मुंह बार बार चूमा तो वो रो पड़ी। चंगड़ी ने उसे वापस लेकर प्यार किया और फिर वापस देते हुए कहा, तुम अपने आप कहो बीबी, ये तुम्हारी मुबीना है या मेरी सकीना? तुमने जन्म दिया है, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसका नाम सकीना रखा है। यदि ये तेरी मुबीना है तो मैं इसकी मौसी बनूंगी। यदि ये मेरी सकीना है तो तुम मौसी बन जाना। मैं इसे दिन रात एक करके जैसे कहोगी वैसे पालूंगी। जहाँ कहोगी वहाँ ही इसका ब्याह करूंगी। जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगी। जीनत को चंगड़ी फरिश्ता लग रही थी। मुबीना पर उसका अधिकार उसे अपने अधिकार से अधिक लग रहा था। उसने मुबीना का मुंह चूम कर हाथ आगे करके चंगड़ी की गोद में दे दिया। ये तेरी ही सकीना रहेगी, तुम माँ और मैं इसकी मौसी बनूंगी। पर एक बात तुम भी मान लो। चंगड़ी खुद को उस कमरे में समा नहीं पा रही थी। अब वो सकीना की माँ थी। सरकारी अफसर, लड़की का मामा, पिता और माँ उसके सामने थे। हाँ मेरी बहन, आपके मुंह से निकली बात मैं कभी नहीं ठुकराऊंगी। तुम हुक्म करो, मैं तो तुम्हारी बांदी हूँ। चंगड़ी ने अपने सारे जीवन में खुद को कभी इतना नम्र, इतना अच्छा और धनी अनुभव नहीं किया था। वो ये कि सकीना और उसके माता पिता आज से मेरे घर में ही रहेंगे। जीनत ने चंगड़ी की तरफ अपनी बाहें बढ़ाते हुए कहा। चंगड़ी ने वो बाहें अपने गले में डाल लीं। आलिंगन और आंसुओं की धारा में माँ मौसी का भेद भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुबीना या सकीना, लेखक गुरबख्श सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।